नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। इजी सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जैसे मनुष्य में बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, मनुष्य बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। कम उम्र में अब जो वृद्धावस्था के रोग हैं, अब मनुष्य पर हमला करने लगे हैं। मनुष्य को एक तरह से रोगों ने अपने बाहुपाश में फंसा लिया है। ठीक इसी प्रकार से फसलों पर हमारी जो फल फूल हैं, हमारी साग सब्जियां हैं, हमारे जो फल फल हैं, उन पर भी रोगों का आक्रमण बहुत तेजी से बढ़ गया है। ये रोग कई तरह से हैं, कई तरह से अपना प्रकोप दिखाते हैं। इसमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, कुछ फंगस इन्फेक्शंस हैं, वायरल रोग हैं और कुछ कीट पतंगों के माध्यम से फैलने वाले रोग हैं। इल्ली का रोग कीट पतंग से होता है। तो ऐसी तरह जब से हमने एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी, जिसको हमें हमारे अनुभव भी कहते हैं, हमारे अनुसंधान भी कहते हैं और इसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी परिभाषित करने लगे हैं कि जब से किसानों ने अपने खेतों में, अपनी फसलों में अधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग शुरू किया है, कई तरह के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइडों का प्रयोग शुरू किया है, तब से मिट्टी के जो मित्र जीवाणु होते थे, मित्र जो माइक्रोब्स होते थे, उनकी संख्या में बहुत तेजी से गिरावट आई है और उनकी संख्या जैसे जैसे गिरी है, मिट्टी में हार्डनेस आ गई है, मिट्टी सख्त हो गई है। मिट्टी जब सख्त होती है तो उसमें पानी अंदर गहराई तक प्रवेश नहीं कर पाता और ऐसे में जब हम कोई फसल लगाते हैं, कोई पेड़ पौधे का रोपण करते हैं, तो उस पेड़ पौधे की और उन फसलों की जड़ें भी ज़्यादा गहराई तक नहीं पहुंच पाती हैं। साथ ही जब मिट्टी कठोर बनती है, हार्ड परत का रूप ले लेती है, तो वातावरण की जो ऑक्सीजन है वो भी ज़्यादा गहराई तक नहीं पहुंच पाती और जब ऑक्सीजन मिट्टी में अधिक गहराई तक नहीं पहुंच पाती, तो उसके अभाव में से बहुत सारे जो जीवाणु हैं, बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं, वो अब अस्वाभाविक व्यवहार दर्शाने लगते हैं। जो हमारे मित्र जीवाणु हैं, वो भी पैथोजेनिक रूप का रूप ले लेते हैं, वो भी एक रोग कारक बन जाते हैं। इसीलिए देखने में आया है, जैसे जैसे हमारी मिट्टी में मित्र जीवाणु, मित्र माइक्रोस्कोप की संख्या बढ़ती घटती जा रही है, उसी तुलनात्मक दृष्टि से रोग कारक, जो नुकसान करने वाले जो माइक्रोब्स हैं, उनकी जो दर है बढ़ती जा रही है। इसीलिए मिट्टी के माध्यम से हमारी फसलों को अनियमित रोग सताने लगे हैं। जो रोग कभी अपना मुंह नहीं उठा पाते थे, आज वही रोग हमारी फसलों पर भयंकर रूप से हमला कर रहे हैं। अन्यथा आज से कुछ वर्ष पहले हमारे किसानों को, हमारे पूर्वज थे, उन्हें किसी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की ना तो जब आवश्यकता पड़ती थी, ना उनके रोगों फसलों पर ऐसे रोगों का आक्रमण होता था। सहजता से जो थोड़ा बहुत उन्हें कुछ कष्ट होता था, थोड़े बहुत जो रोग सताते थे, उसका सहजता से वो ट्रीटमेंट कर लेते थे। उसके लिए नीम का छिड़काव कर देना, लहसुन का छिड़काव कर लेना, लाल मिर्च और तम्बाकू का छिड़काव कर लेना, ये सहज रास्ते थे। इन्हीं से उनके रोग, फसलों के रोग नियंत्रित हो जाते थे। लेकिन आज तो समस्या ये हो गई है कि हमारे किसानों को अपनी फसलों में खाद से ज्यादा खर्चा तो अब इन कीटनाशकों, इन दवाओं को खरीद कर छिड़कने पर करना पड़ रहा है और इसका भार उनके सामने, उनके ऊपर दिखाई देने लगा। यहाँ तक समस्या हो गई है कि वो जितनी दवाएं अपने फसलों पर प्रयोग करते हैं, वो सब निष्फल जाती हैं, उनका कोई फल, उनको परिणाम नहीं मिलता और जो रोग हमला करते हैं, वो हमला करके ही छोड़ते हैं, वो फसलों को नष्ट करके ही जाते हैं और इससे किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों को आर्थिक हानि तो उठानी पड़ती है, उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। साथ ही जितनी दवाएं, जितने कीटनाशक, जितने फंजीसाइड अपनी फसलों पर छिड़कते हैं, वो अंततः उनकी मिट्टी में मिलते हैं, पानी के स्रोतों के माध्यम से दूसरे जनों को, दूसरे प्राणी को प्रभावित करते हैं और फिर वहां भी अपना प्रकोप दिखाकर कई तरह की जटिलता उत्पन्न कर देते हैं। इसीलिए समाज में बीमारियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में हम क्या करें? हम ये कर सकते हैं कि अपनी मिट्टी का सही ट्रीटमेंट करके, जो मिट्टी हमारे खेत की है, उसका सही इलाज करके ऐसे संभावित रोगों से अपनी फसल को, अपने साग सब्जियों को, अपने फलों को सुरक्षित रख सकते हैं। अन्यथा तो यही है कि आपने 1 एकड़ से 1 लाख रुपए के फलों को उत्पन्न करना है, तो उस पर 1.25 लाख रुपए का तो खर्चा कर देना है। अंततः आप हाथ झटते रह जाते हैं। इसीलिए किसानों को सामने ये समस्या खड़ी हो रही है। पिछले 30-40 सालों में उनकी उपज में तो वृद्धि हुई है, उनकी उपज तो पिछले 3-4 दशकों में डबल हुई है, 2.5 गुना बढ़ी है। अन्यथा 1950 के आसपास
हमारे देश में 50 मैट्रिक टन के 50 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास खाद्यान्न होता था। आज उसकी जो उत्पादकता है वो करीब करीब 3.25 लाख मैट्रिक टन पहुंच गई है। लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं हैं। फिर भी हमारे किसानों को अपना खेती बाड़ी का जो बिजनेस रहा है, ये परंपरागत इनका लगाव रहा है, उसको छोड़कर अपने घर बार छोड़कर शहरों की तरफ पलायन करना पड़ रहा है। अपने घर छोड़कर, अपने बड़े बड़े बगीचे छोड़कर, खेती खेती छोड़कर और शहरों में जाकर झुग्गी झोंपड़े में निवास करना पड़ रहा है। यहाँ सांस लेने के लिए जगह नहीं है। एक एक कमरे में 8-8 लोगों को रहना पड़ता है और पूरा परिवार इसमें रहता है। ऐसी दुखद स्थिति का सामना करना पड़ता है और शहरों में इनके लिए कोई नौकरी नहीं है। वह नौकरी करने नहीं जाते, मजदूरी करने जाते हैं। और वही कार्य अपने खेतों में करते थे, अपने फसलों में करते थे, तो उनका जीवन सुखी था। तो हमें तो प्रयास करना है कि हम पुरानी जो परिपाटी थी उसमें वापस आए और इस परिपाटी को हम तब तक प्राप्त नहीं कर सकते, इस परिपाटी पर तब तक नहीं लौट सकते जब तक हमारी जो खेती करने की तरीका सहज ना हो जाए। जब तक हमारी फसलें रोगों से सुरक्षित ना हो, तो रोगों को सुरक्षित करने का भी प्रयास हमने करना है। तो उसके लिए सोइल ट्रीटमेंट का कई हमारे मित्र उपाय हो उसका तरीका ढूंढ रहे हैं। हमने भी इसका तरीका ढूंढा है। आप उसके लिए एक पंचनीम आधारित सॉल्यूशन का प्रयोग मिट्टी को ट्रीटमेंट करने के लिए, मिट्टी को सुधारने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आप एक बड़ा कंटेनर ले लीजिए, प्लास्टिक का ड्रम ले लीजिए, 200 लीटर के आसपास आपके लिए उपयुक्त रहेगा। उसमें 25-30 लीटर के आसपास गाय का मूत्र ले लीजिए। गाय बूढ़ी है, एज्ड है, तो उसके मूत्र में एक विशेष गंध रहती है, एक विशेष तीक्ष्णता रहती है। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा तो अधिक रहती है, उसमें अमोनिया की दर तो अधिक रहती है। उसमें कई ऐसे जो रसायन हैं जो उस वृद्धावस्था में बनते हैं, वो भी उसमें विद्यमान रहते हैं। इसलिए बूढ़ी गाय, बूढ़े बैल की जो मूत्र की गंध है वो सामान्य बैलों की तुलना में 2 गुना ज्यादा रहती है। तो उस गंध से बहुत सारे जीवाणु हैं, बहुत सारे रोग कारक जो कीट हैं दूर भागते हैं। तो उसका प्रयोग करिए। साथ में आपने 2-2.5 लीटर के आसपास खट्टी छाछ लेनी है। छाछ को जब कुछ दिन तक आप रख देते हैं तो उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं छाछ के, वो तेजी से विकसित होते हैं और उसमें वो जो लैक्टिक एसिड है काफी मात्रा में पैदा कर देते हैं। लैक्टिक एसिड की भी कई किस्में हैं। तो छाछ का लैक्टिक एसिड है बहुत तीव्र रूप धारण कर लेता है और बहुत सारे तरीके के जो माइक्रोब्स हैं, रोग कारक सूक्ष्म जीव हैं, उनको निष्क्रिय करने में सक्षम होता है। तो उसको भी मिला दीजिए। इसके अलावा आप पंचनीम ले लीजिए। पंचनीम में 5 नीम नीम शामिल होते हैं, तो उनकी इक्वल मात्रा ले लीजिए। और यदि 25 लीटर के आसपास सॉल्यूशन तैयार करते हो तो 100-125 लीटर 100-125 ग्राम के आसपास प्रत्येक नीम की पत्तियां ले लीजिए, उनको कुचल लीजिए, पेस्ट बना लीजिए और उस तरल में डाल दीजिए। इसके अलावा एलोवेरा ले लीजिए, आप मोरिंगा ले लीजिए, नीम की पत्तियां ले लीजिए, लहसुन ले लीजिए। ये भी 100-125 ग्राम की मात्रा में प्रत्येक लेकर उनको कूट कर पीस कर हल्की पेस्ट बना लीजिए और ये भी उस सॉल्यूशन में छोड़ दीजिए। इसके अलावा आप चाहें कई चीजें हैं, इसमें दालचीनी के पत्ते हैं। दालचीनी के पत्तों में भी विशेष तीक्ष्ण गंध होती है। इसके अलावा उसमें कई तरह के बैक्टीरियाज को, वायरस को और फंगल को निष्क्रिय करने की क्षमता रहती है। तो आप वो डाल दें। यदि दालचीनी के पत्ते आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप दालचीनी का छिलका, इसे मसाले के रूप में हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं, वो पीस कर डाल सकते हैं। साथ में आप जो नीला धूता होता है, कॉपर सल्फेट कहते हैं, आप उसका 50-60 ग्राम की मात्रा में पाउडर बना के वो भी इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा भी दूसरी चीजें डाली जा सकती हैं। देखिए इतने 8-10 चीजें आप डाल लेंगे तो भी बहुत प्रभाव सॉल्यूशन बन जाएगा। इस सॉल्यूशन का प्रयोग जब आप खेत को तैयार करने की अवस्था में रहते हैं, पौध लगाने से पहले, बीज डालने से पहले जब अपनी खेती को तैयार करते हैं, तो उस तैयारी में जब आप उसको सींचते हैं तो सींचने के समय जो सॉल्यूशन आपने तैयार किया है उसको छान कर करीब 5 लीटर की मात्रा में 100 लीटर पानी डाल के उसमें डाल सकते हैं। यानी कि आपको 5% की मात्रा की आवश्यकता है और ऐसा 3-4 बार करेंगे तो बहुत सारे तरीके के जो हानिकारक जीवाणु, फफूंदी, बैक्टीरियास आपकी मिट्टी में पनपने लगे हैं, विकसित हो गए हैं, आपको उनसे सुरक्षा मिल जाएगी। और इस प्रयोग को आगे भी जारी रखेंगे
तो देखेंगे 1 साल के अंदर-अंदर पहुँचते-पहुँचते दूसरी फसल की तैयारी में आप अपनी फसल में, आप अपनी मिट्टी में 50 60 से 70% का बदलाव अनुभव करेंगे। इसी सॉल्यूशन से आप अपनी फसलों पे स्प्रे कर सकते हैं और इसी सॉल्यूशन से आप अपने बीजों का भी बीज ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बीज उपचार कर सकते हैं। यदि आप जब भी कोई बीज मिट्टी में डालते हैं तो अंकुरण के दौरान वो सबसे कमजोर अवस्था में रहता है। जैसे हमारे बच्चे छोटी अवस्था में वो सेंसिटिव रहते हैं, वो संवेदनशील रहते हैं, इसलिए वातावरण के परिवर्तन से, सर्दी गर्म से वो शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं या फिर कई तरह के रोग कारक जीवाणु विषाणु उन पर तेजी से हमला करते हैं, क्योंकि वो सेंसिटिव अवस्था में रहते हैं, संवेदनशील की अवस्था में रहते हैं। ठीक इसी तरह जब हम किसी बीज को फसल लेने के लिए मिट्टी में डालते हैं तो जो अंकुरण की प्रक्रिया होती है, उस अंकुरण की प्रक्रिया में हमारा बीज सबसे संवेदनशील या सबसे कम प्रतिरोधक क्षमता वाला रहता है। उसमें उसकी जो आंतरिक संरचना है, उसमें बहुत तरीके के जैव रासायनिक जैविकों पदार्थों की संख्या तो बढ़ती है। इसमें विटामिन सी नहीं था, विटामिन सी आया था, विटामिन ई नहीं था, विटामिन ई बनने लगता है। बहुत सारे तरीके के जैव रसायन उसमें निपुणित हो जाते हैं, लेकिन उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता निम्न स्तर पर आ जाती है। ऐसे में मिट्टी में विद्यमान कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया उसको आक्रमण करके अपने ग्रस्त में ले लेता है, तो प्रवेश कर जाता है और जैसे जैसे उस अंकुरण का पौध बनता है, उस पौध में पहुंचकर उस पर हमला कर देता है। तो ऐसे देखा गया है कि बीज रोपण के दौरान जो 25-30% या कभी-कभी 60% तक किसानों को हानि उठानी पड़ती है, वो इसीलिए उठानी पड़ती है कि वो अपनी बीजों को बीजोपचार से सुरक्षित नहीं करते। ऐसे में मिट्टी में विद्यमान बहुत सारे तरीके के माइक्रोब उनके बीजों पर हमला कर देते हैं और उनको रोगग्रस्त करके नष्ट कर देते हैं। तो आप यदि मिट्टी का ट्रीटमेंट ले लेंगे तो ऐसे रोग कारक माइक्रोब्स को आपके बीजों पर अंकुरण से पहले हमला करने का अवसर नहीं मिलेगा और ऐसे में आपकी फसल निश्चित रूप से ऐसे रोग कारक जीवाणु से सुरक्षित रहेगी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम रोग विकसित होने से पहले ही उसको नियंत्रण कर लें। इसी तरह आप जब आपकी फसलें उगने लगें, जब आपके बीज 3-4 इंच से बड़े हो जाएं, 5 इंच की हो जाएं, तो जब भी आप उसको पानी दें, पानी के साथ उन पौधों के ऊपर स्प्रे भी करते रहें और स्प्रे के लिए आप ये सॉल्यूशन पानी की तुलना में आधी मात्रा में लेना है। पानी में आप 5% के आसपास, 4% के आसपास ले रहे थे, तो यहाँ 2.5 से 3% आपका जो सॉल्यूशन का पानी मिक्स करके स्प्रे करना ही सफिशिएंट रहेगा। तो ये स्प्रे भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पौधों की सूक्ष्म पत्तियां होती हैं, शिशु अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में बहुत संवेदनशील रहती हैं, तो वो सहजता से जो उनकी पत्तियों पर स्पर्श करता है तरल, उसको सोख लेती है और सोख के जब उनके शरीर के अंदर वो पहुंचता है तो अपना पूरा प्रभाव देता है और ऐसे में आपकी पौधे एक्सटर्नल प्रभाव से भी सुरक्षित हो जाती है। तो उनमें बहुत तरीके के जो कीटाणु हैं हमला नहीं कर पाते, वायरस बैक्टीरिया उससे दूर भागते हैं और कीट जो आपकी फसल को बुरा अवस्था में खाने के लिए आते हैं, वो एक बार दो बार जब टेस्ट करते हैं पत्तियों को और पत्तियों का स्वाद गंध उनके लिए अग्रहणित हो जाता है, तो वो उससे दूर भाग जाते हैं। देखेंगे कि आप स्प्रे के माध्यम से 3 से 4 स्प्रे करने के बाद ऐसे पैथोजेनिक बैक्टीरियाज को, कीट पतंगों को अपनी फसलों से दूर पाएंगे। आपके एरिया में ऐसे पैथोजेनिक कीट पतंगे नजर आपको नहीं आएंगे। यद्यपि जो मित्र जो कीट पतंग हैं वो उसके आसपास मंडराने लगते हैं, इसीलिए ऐसे स्प्रे के बाद, ऐसी एरीगेशन के बाद आपके पौधों के आसपास तितलियां मंडराने लगती हैं, भंवरे, मधुमक्खियां अचानक प्रकट हो जाती हैं। मिट्टी में भी कई बार आर्द्रपन दिखाई देने लगता है। तो ऐसे में आप थोड़ा सा प्रयास करके अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं और यदि इसी सॉल्यूशन का प्रयोग आप जो हमारा गोबर घनसत्व मदर कल्चर है उसके साथ में करेंगे, तो जो गाय के गोबर गौमूत्र से जो एक्सट्रैक्ट जड़ी बूटी से बाहर आते हैं उनकी मात्रा और बढ़ जाती है, तो उसके माध्यम से भी कर सकते हैं और इनसे आपकी फसलों पर एक नाटकीय बदलाव, एक चमत्कारिक घटना आपको दिखाई देगी। जिन रोगों को आप सहजता से नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं उनको भी इस प्रक्रिया से नियंत्रण कर पाएंगे। मेरे लिए कोई सेवा हो, मेरे लिए कोई आपने प्रश्न पूछना है मुझसे
संपर्क स्थापित करना है या फिर वो जो यूट्यूबर कल्चर है उसका उपयोग करके देखना है तो निसंकोच मुझसे कहें, मैं आपकी सेवा में सदैव उपस्थित हूँ। धन्यवाद मित्रों।